आज हमारे साथ इस सेगमेंट में एक डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी मैं खुद मरीज़ हूँ और इन डॉक्टर की ज़रूरत हर ख़वातीन को है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में ड्यू टू डाइट एंड बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से गायनी से रिलेटेड सवेयर इश्यूज जो है पाए जाते हैं। तो मिलते हैं हमारी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबर असद से। तो डॉक्टर अंबर, रमज़ान से रिलेटेड प्रेगनेंसी के कुछ सवालात हैं कि रोज़ा तो हर एक पे फ़र्ज़ है, बीइंग अ मुस्लिम हर एक की ये एक ख्वाहिश होती है कि हम रोज़े रखें, लेकिन अल्लाह की तरफ से रमज़ान जो है वो प्रेग्नेंट औरत के ऊपर उस तरह से फ़र्ज़ नहीं है जिस तरह आम हम लोगों पे फ़र्ज़ है। तो जो औरतें प्रेगनेंसी में भी चाहती हैं, जिनका खूब इतना स्ट्रॉन्ग है कि दे वांट कि भी हमने रोज़े रखने हैं प्रेगनेंसी की हालत में भी, तो कौन सा ट्राइमेस्टर इज़ द सेफेस्ट टाइम कि वो उस ट्राइमेस्टर में रोज़े रख सकती हैं? बेसिकली रमज़ान एक ब्लेसिंग है और रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत सारी रहमतें लेके आता है। अब प्रेगनेंसी भी एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी ठीक चल रही है और लेडीज़ सब सही से मैनेज कर रही हैं तो वो मतलब गैप से भी रख सकती हैं और कंफर्टेबल, क्योंकि आजकल रोज़ा 12 से 14 घंटे का होता है, मतलब मीडियम सा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा समर है ना हॉट है। अब अगर वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर आम तौर पे हम कहते हैं, जिसमें नॉर्मली ये होता है कि गर्मी का ज़्यादा लगना, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना और जी मतलाना, वॉमिटिंग भी होती है, तो इसमें अगर लेडीज़ कंटिन्यूटी में रोज़े रखेंगी तो उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसके अलावा प्रेगनेंसी में जैसे मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेनी है, तो रोज़े की हालत में फिर फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स उनके लिए भी मुश्किल होती हैं। फोलिक एसिड क्योंकि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में लेना ज़रूरी होता है। अब अगर पेशेंट को रोज़ा भी वो रख रही है और वो उस तरह से फ्लूइड नहीं ले पा रही तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारी पेशेंट जो हमारे पास आ रही है वो अगर 4th मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ्स में है, यानी कि 13 वीक के ऑनवर्ड से लेकर 26 वीक्स तक, उसमें लेडीज़ यूजुअली प्रेगनेंसी अच्छी टॉलरेट कर लेती हैं। अब अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लाइक कोई एनीमिया नहीं है, खून की कमी नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, तो ये वाला पीरियड ना बड़ा अच्छा पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें लेडीज़ आराम से कंफर्टेबली रोज़ा रख भी सकती हैं। लेकिन उसमें फिर भी मैं कहूँगी कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन गैप से रखें। और अल्लाह पाक ने भी हुक्म दिया है कि जैसे दूध पिलाने वाली माएँ और प्रेग्नेंट माएँ अपने रोज़े अगर नहीं रख पा रही तो वो बाद में रखें, बेशक आराम से बाद में लेट, मतलब अल्लाह की तरफ से भी रहमत है, लेकिन ये कि रखने उन्हें चाहिए, बाद में रख ले बेशक। और आखिरी जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें क्योंकि बेबी वेट गेन कर रहा होता है तो उसमें ना रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए तो ये है कि वो बेशक बाद में ज़रूर रख लें, क्योंकि उसमें अब जब प्रेगनेंसी होती है तो औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने माँ बनना है, तो जो बेबी उसके अंदर ग्रोथ कर रहा है उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। अगर वो डाइट प्रॉपर नहीं ले पाएगी तो बेबी का वेट भी उस तरह नहीं होगा, या ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी होगा डिलीवरी के बाद, तो ये सब फिर मेरा ख्याल है कि फिर उन लोगों के लिए आसानी ये है कि वो बाद में रखें। जैसा आपने डाइट की बात की, प्रेगनेंसी में क्या डाइट है जो फीमेल्स को कंज्यूम करनी चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी में ये कि अगर तो फर्स्ट 3 मंथ्स में तो फोलिक एसिड वाली डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, जिसमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आ जाती हैं और फ्रूट्स हैं, दूध है, ये सब चीज़ें। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम हमें चाहिए होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेना चाहिए। उसके अलावा मतलब मीट है, कलेजी है और फ्रूट्स और मिल्क तो हर जगह ही है। अब आजकल जैसे रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो लोग जो प्रेग्नेंट हैं, जो रोज़े रख रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो ना पानी, क्योंकि 12 से 14 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। अब अगर रोज़ा है, स्टमक श्रिंक हुआ हुआ है और उसमें वो रोज़ा खोलते साथ ही पकौड़े वगैरह लेंगी तो इतना फ्राइड फूड होता है कि उन्हें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे उनको और ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है और ये भी हो सकता है कि फिर वो पानी उस तरह से ना ले पाएँ। थोड़ा थोड़ा करके बार बार फ्रीक्वेंटली वो सिप करके वाटर लेती मतलब जाएं। जो प्रेग्नेंट खवातीन रोज़ा रख रही हैं उनको इफ्तार में क्या जो है लेना चाहिए? उन्हें फॉलिक एसिड से रिलेटेड ही आइटम्स लें? हाँ, उसमें मतलब लाइक वो ग्रीन सोडा तो हमारे यहाँ आम है और फ्राई आइटम्स तो चलती ही चलती। नहीं, फ्राइड उन्हें ना नहीं लेने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उससे उनका जल्दी से स्टमक फिल हो जाएगा, कैलोरीज पूरी नहीं होंगी बेबी के लिए भी और उनके लिए भी, और वो एनीमिक भी हो सकती हैं। यानी कि उस पर फ्रूट चाट वो ले सकती हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके साथ वो लस्सी, हाँ सैलड ले लें, सैलड के साथ वो चिकन ऐड कर लें, मीट ऐड कर लें। उसके अलावा उसमें ये भी वो कर सकती हैं कि जैसे लस्सी है वो ले सकती हैं। दूसरा फिर ये है कि
मतलब ग्लास एकदम से 2 ग्लास पानी पी लेंगी या दूध सोडा पी लेंगी तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, वो ब्लॉटिंग फिर फैक्टर ब्लॉटिंग फैक्टर आ जाएगा और स्टमक एकदम से फिल हो जाएगा। ऑल दो उनको इतना फिलिंग सी इन्वायरमेंट आएगी, लेकिन ये कि कैलोरीज तो पूरी नहीं होंगी। तो फ्रूट चाट है, उसके अलावा वो सैंडविचेस ले सकती हैं, कबाब वगैरह मीट की फॉर्म में ले सकती हैं, और कीमा वगैरह जैसे है। कार्बोहाइड्रेट्स ज़रा कम लें क्योंकि हमारे यहाँ मतलब शुगर कॉमन, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स और सैलड्स का इस्तेमाल करें। आजकल मुझे ये बताएं कि कॉमनली सी सेक्शन की तरफ जो है गायनाकोलॉजिस्ट का ज़्यादा रुजू होता है। नॉर्मली जो सवालात हैं वो भी इसी किस्म के हमें सुनने को मिलते हैं कि भाई डॉक्टर्स जो है ना वो बस सी सेक्शन की तरफ ले जाती हैं। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर फोकस नहीं होता, डायरेक्ट सी सेक्शन पे? ये क्या पेशेंट के ऊपर कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है, डॉक्टर्स जानबूझ के करती हैं? मेरा ये ख्याल है कि ये ना इसमें दोनों पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि अगर हम अब देखें, हमें तो नॉर्मल डिलीवरी करके खुशी होती है, जैसे कल भी मैंने एक नॉर्मल डिलीवरी की है, लेकिन ये कि उसमें ना दोनों तरफ से ही है। अब क्योंकि अगर तो हमारे यहाँ लेडीज़ का ये होता है कि लड़कियाँ बच्चियाँ पेन बर्दाश्त ही नहीं करती, और उनमें ये होता है कि वो बस खुद भी अगर हम ट्रायल देना भी चाहें ना तो वो एंड टाइम पे ना पेशेंट्स भी ये कह रहे होते हैं, रिलेटिव्स भी कर रहे होते हैं कि बस कर दें। हॉस्पिटल में मरीज़ आता है और उनका बस दिल होता है कि 1-2 घंटे के अंदर फ्री होके हो भी नॉर्मल डिलीवरी और जल्दी से फ्री हो जाए। एक तो काउंसलिंग होनी चाहिए, प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें इसको, या उसके बाद मैरिज के बाद थोड़ी सी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जब हमारे पास पेशेंट आती है तो मैं हर एक को ये कहती हूँ कि अगर तुम बर्दाश्त कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक तो ये बात है, हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी। तो बर्दाश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एपिड्यूरल भी तो है, वो बिल्कुल ये एक ब्लेसिंग है। हाँ, और इसमें बड़ा मिथ लगवाते हैं हाँ, लोग। मुझे अपनी सराउंडिंग से भी ये सुनने को मिलता है कि ना जी ना, एपिड्यूरल नहीं हमने लगाना, इसके तो बाद में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। एपिड्यूरल बहुत सेफ़ है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा सच नहीं होता अगर ये सेफ़ हैंड्स में हो तो। इट इज़ वेरी सेफ़ इन सेफ़ हैंड्स। हमारे बात माशाल्लाह अब तो इतनी स्किल्ड है सब कुछ, तो एपिड्यूरल बड़ी ब्लेसिंग है। उसमें पेन भी नहीं होती, पेशेंट जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक बात आपने की ना कि नॉर्मल हम सिजेरियन क्यों जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अगर पहला बेबी है और उसमें अगर वो सीधा है और एंड तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, तो ये एक लेबर ही होती है जो बेटर जज होती है, वो गाइड करती है। अब डॉक्टर्स अक्सर पेशेंट कह देते हैं कि डॉक्टर साहब 70-80% मतलब सब कुछ ठीक है, आपने मतलब डॉक्टर्स एंड पे कर देते हैं कि वो सिजेरियन है और शुरू में नॉर्मल चलता है, आप हमारे साथ क्या करेंगी? तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि अगर बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और एंड तक उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 80% चांसेस होते हैं कि बेबी नॉर्मल ही डिलीवर हो। उसमें अगर कोई हार्ट बीट का बेबी का प्रॉब्लम आ जाता है या बेबी ने अंदर मोशन कर दिया है, क्योंकि नॉर्मली तो बेबी ठीक होता है पूरी प्रेगनेंसी में। अब जब लेबर पेन स्टार्ट होती हैं, लेबर का स्ट्रेस आता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो बेबी की हार्ट बीट को उस टाइम थोड़ा सा, सब जारी पता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी की ब्लड सप्लाई थोड़ी सी हैम्पर होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। अब उस टाइम वो लेबर ही डिसाइड करती है कि वो बेबी आगे से कैसे आएगा। सिर्फ एक मेन रीज़न होती है जो सिजेरियन की, जिसमें आमतौर पे कॉमनली सिजेरियन किया जाता है, जिसको फीटल डिस्ट्रेस या बेबी के हार्ट बीट का कम हो जाना होता है। ठीक है, उसकी एक जेन्युइन इंडिकेशन है जिसमें हम सिजेरियन जल्दी करते हैं। हमें होता है कि हमने बस जल्दी कर देना है ताकि बेबी जल्दी से सेफली डिलीवर हो और एंड पे माँ और बेबी बिल्कुल हैप्पीली घर जाएं। ये एक रीज़न है। हमें अब यूजुअली टीन एजर्स में भी, यंग फीमेल्स में भी PCOS जो है वो बिल्कुल इट्स लाइक ए आम मिलता है। हर एक लड़की को जो है वो PCOS का इशू है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो है, साइकिल डिस्टर्ब्ड है। ये अब इतना आम क्यों हो गया? बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टीनेज टाइम हम लोगों में इस तरह से ये PCOS का मे बी एक ट्रेंड नहीं था, एक कह सकते हैं कि अब तो PCOS का ट्रेंड बन गया है। हर अगली लड़की जिससे भी आप पूछो वो कहती है मुझे PCOS है। क्यों? असल में ये बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है और इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक रीज़न ये कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लोग की ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं, हम लोग सोते टाइम पे नहीं है, हम लोग उठते टाइम पे नहीं है, हम लोग के यहाँ एक्टिविटी नहीं है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मोबाइल का यूज़ करते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, यानी कि हर चीज़ मोबाइल पर ही हो रही है। हमने उठ के काम नहीं करना, जंक फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब उसकी वजह से ये सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो
हम लोग मतलब लाइक जंक ही अकेला नहीं है, लाइफ का स्ट्रेस भी होता है, ये सब चीज़ें हार्मोन डिपेंडेंट होती हैं। तो जिस तरह हमारा स्ट्रेस होगा, हम लोग की डाइट होगी, अगर हम लोग उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, हम लोग जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हम लोग की एक्टिविटी कम हो गई है, तो ये सब चीज़ें पीसीओएस को करती हैं। और शादी से रिलेटेड कौन सी एज अकॉर्डिंग टू यू होनी चाहिए या इज़ आइडियल कि फ़र्दर आप अपनी प्रेगनेंसी को परस्यू कर सकें? बेसिकली बड़ा अच्छा सवाल किया है कनीज़ा आपने, क्योंकि आजकल सब बच्चियां कैरियर ओरिएंटेड हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, बल्कि मैं देखूं तो लड़कों से ज़्यादा मेहनती हैं, और उनको होता है कि हमने अपना फ्यूचर भी बनाना है और हमने इंडिपेंडेंट भी होना है, तो शादियां थोड़ी सी डिलेड हो रही हैं। लेकिन जो आइडियल एज प्रेगनेंसी रिलेटेड है वो 18 to 35 है। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंसीव कर जाएंगी, और अच्छे चांसेस होते हैं। 35 के बाद ये होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। 40 के बाद मिसकैरेज की रेट बहुत 80% रेट है जो कि मिसकैरेज का हो सकता है। तो आइडियल एज ये है कि 18 के बाद कभी भी मैरिज हो जाए, और मैरिज के बाद ये कि बेस्ट प्रेगनेंसी के चांसेस इन्हीं डेज़ में कि ज़्यादा बेस्ट तो 18 to 25 में मैक्सिमम चांस है कि वो खुद ही कंसीव कर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कर जाएँ। उसके बाद चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन ये कि 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। 18 से कम में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसमें मैच्योर सिस्टम होता है, हमारा सारा बोन्स भी ग्रो कर रही होती हैं। और फर्स्ट बेबी के बाद कितना गैप होना लाजमी है टू परस्यू द सेकंड प्रेगनेंसी? देखिए, हमारे तो मज़हब में भी है ना कि माएँ 2.5 साल तक दूध पिलाएं अपने बच्चों को, तो उसमें तो अल्लाह पाक ने भी कॉन्ट्रासेप्शन उस वे में भी रखी मतलब है। 2.5 साल तक तो वो उन्हें फीड करवाना चाहिए, उससे नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन हो जाती है। और ये है कि वैसे तो उसके बाद जब वो कंसीव करेगी तो 9 मंथ्स का गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो 3 इयर्स का गैप तो होना ही चाहिए। इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई होप सो हमारी ऑडियंस को आज हमारे सेगमेंट में गायनी से रिलेटेड काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अंबर दैट आप हमारे शो पे आई, एंड इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ओवर, and inshallah I'll visit you soon to discuss about further details related to my gynae concerns. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, वेलकम, आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम अपने सेगमेंट का करते हैं एहतमाम। हमारा ये सेगमेंट स्पॉन्सर किया था एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको ने।